देखिए मेन लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट इट डिड नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। इसने हमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं दिया। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, फिजिबिलिटी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो वी विल डिस्कस स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और उससे देखिए आपको पता चलेगा कि लिमिटेशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि इसने हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस या फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। सो व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस? या फिजिबल प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो अपने आप हो जाएं। अगर इनिशिएशन प्रोवाइड करनी पड़े तो हाँ ठीक है, इनिशिएशन दी जानी चाहिए, अदरवाइज दे कैन अक्कर ऑन देयर ओन वंस इनिशिएटेड इफ नेसेसरी। सो व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस? ऐसे प्रोसेसेस, दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच कैन अक्कर ऑन देयर ओन वंस इनिशिएटेड इफ नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल डैम में वाटर जो है हायर ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पे है, पानी अपने आप नीचे को आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है पानी की, स्टेबल होना चाहता है पानी, पोटेंशियल एनर्जी अपनी कम करना चाहता है, तो पानी अपने आप नीचे आएगा। तो पानी जो नीचे आ रहा है दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप स्टोन को ऊपर से नीचे फेंक दीजिए, स्टोन अपने आप नीचे चला जाता है, दैट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कोल, दैट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक बार हाँ इनिशिएशन देनी पड़ेगी, एक बार इनिशिएट कर दिया, अगर इग्नाइट कर दिया आपने, तो बर्निंग ऑफ कोल विल ऑटोमेटिकली अक्कर। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होंगे, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कोई आइडिया नहीं दिया। And therefore, second law of thermodynamics had to be introduced in order to fulfill this requirement that process spontaneous होगा कि नहीं होगा, that will be told by second law of thermodynamics। पता लगाने के लिए second law of thermodynamics was introduced। लेकिन second law of thermodynamics करने से पहले कुछ हम tendencies डिस्कस करेंगे कि कौन सी ड्राइविंग फोर्स है which drives a spontaneous process. What is the driving force behind the spontaneous process? So driving force क्या है? Driving force is the force which drives the process and makes it a spontaneous process. तो इसमें दो टेंडेंसीज हैं। फर्स्ट इज टेंडेंसी to acquire minimum energy। तो डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्पॉन्टेनिटी के केस में, दिया आपको एग्जांपल कि पानी डैम के केस में ऊपर से हाइट से नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ऊपर पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम होनी है, और पानी चाहता है मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। क्यों ऐसा चाहता है? बिकॉज जितनी एनर्जी कम होगी उतना वो स्टेबल हो जाएगा, और एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल। वो पानी भी यही कर रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, बिकॉज नीचे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जानी है और उसने स्टेबल हो जाना है। तो डे टू डे लाइफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि जैसे स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज नीचे आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जानी है, ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी। तो ये हम कह सकते हैं कि जब ऐसा प्रोसेस हो कि वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ को जाए, डायरेक्शन उसकी हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी हो, तो दैट शुड बी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा साइंटिस्ट ने पहले ऑब्जर्व किया था और ऐसा माना था कि ऐसे प्रोसेसेस जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, दे शुड बी स्पॉन्टेनियस। तो केमिस्ट्री में इसको अप्लाई करें
जैसे ये कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डी, तो ये रिएक्शन ऐसा कब होगा कि जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो। प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होने का मतलब है हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर कम हो एज कंपेयर टू हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, अगर ऐसा हो रहा है कि हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट मीन्स ये वही एनालॉजी आप लगा सकते हो जैसे मैंने डे टू डे लाइफ में लगाई है कि ये रिएक्शन ऐसी तरफ जा रहा है जिस साइड एनर्जी कम है, बिकॉज हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। दैट मीन्स ये वाला रिएक्शन जो है जिसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। और अगर ऐसा हो कि heat content of the products is less than heat content of the reactants, तो this process should be exothermic, because delta H क्या होता है? delta H होता है HP minus HR, और HP is less than HR, that means delta H for this should be negative। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसी कंसेप्ट को कि जब एनर्जी कम होती है प्रोडक्ट्स की या एनर्जी कम होती है फाइनल स्टेट में प्रोसेस की, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। यही कंसेप्ट केमिस्ट्री में अगर लगाया जाए कि हीट कंटेंट अगर प्रोडक्ट्स का कम है एज कंपेयर टू हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट मीन्स डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस। तो एनालॉजी लगा के तो ये कह रहे हैं कि ओनली द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस निकली। लिमिटेशंस हैं जैसे कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं विच आर एंडोथर्मिक बट स्टिल आर स्पॉन्टेनियस, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसके लिए डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक है लेकिन आपको पता है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स वो वाला क्राइटेरिया कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस, दैट कैन नॉट बी करेक्ट इन ईच एंड एवरी केस। कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, सर्टेन एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर देयर which are spontaneous, for example evaporation of water। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, जैसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके लिए डेल्टा एच इज 0 बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस, यहां भी एक लिमिटेशन आ रही है। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें डेल्टा एच रिमेन्स ऑलमोस्ट नेगेटिव थ्रू आउट बट स्टिल दे डू नॉट गो टू कंप्लीशन। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है थ्रू आउट तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए प्रोसेस थ्रू आउट, तो इसको तो कंप्लीशन तक जाना चाहिए था, कंप्लीशन तक नहीं जाता। एक और लिमिटेशन है, कई रिवर्सिबल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं लेकिन स्पॉन्टेनियसली हो रहे होते हैं, जैसे H2 प्लस I2 गैस गिविंग यू ट्वाइस HI। तो एक साइड तो प्रोसेस जो है दैट इज एंडोथर्मिक, एक साइड को एंडोथर्मिक है, एक साइड को एक्सोथर्मिक है, लेकिन दोनों स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं। डेल्टा एच नेगेटिव है एक साइड को, एक साइड डेल्टा एच पॉजिटिव है, बट स्टिल दिस रिवर्सिबल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। व्हाई? इसका मतलब ये है कि ओनली टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी ये एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी ए सिंगल क्राइटेरिया विच विल डिसाइड अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। एक और कोई फैक्टर भी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और वो फैक्टर है रैंडमनेस। रैंडमनेस या डिसऑर्डर, उसको डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से देखिए, ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट ने सोचा कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी दिस शुड बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर मेकिंग अ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ये कैसे सोचा उन्होंने? ये डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेशन से, जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, क्यों आता है? बिकॉज नीचे उसकी एनर्जी कम हो जाती है।
तो ऐसे प्रोसेसेस जिसमें एनर्जी कम हो रही है फाइनल स्टेट में एज कंपेयर टू द इनिशियल स्टेट, वो प्रोसेसेस साइंटिस्ट ने सोचा शुड बी स्पॉन्टेनियस। यही कंसेप्ट केमिस्ट्री में लगाया। तो केमिस्ट्री में जब ये कंसेप्ट लगाया तो दे फाउंड आउट कि अगर ऐसा हो कि फाइनल स्टेट की एनर्जी या हीट कंटेंट कम हो एज कंपेयर टू हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो कौन से प्रोसेसेस होंगे वो? दे विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। तो दैट मीन्स ओनली एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक को फिर स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। लेकिन लिमिटेशंस आई इस कंसेप्ट की कि देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और है भी स्पॉन्टेनियस। देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जिसमें डेल्टा एच इज जीरो, एस्टेरिफिकेशन, बट स्टिल द प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव रहता है थ्रू आउट, बट स्टिल दे डू नॉट गो टू कंप्लीशन। कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते वो, डेल्टा एच नेगेटिव रहता है थ्रू आउट। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज कुछ रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। रिवर्सिबल में नेचुरल अगर एक साइड को पॉजिटिव है डेल्टा एच, दूसरी साइड को नेगेटिव होगा। तो दोनों साइड को प्रोसेसेस हो रहे हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एच नेगेटिव है, दोनों साइड को अपने आप हो ही जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली हो ही जा रहे हैं, फिजिबल है रिएक्शन। तो why the reaction is feasible? Now the question arose and therefore scientists now concluded that ये एक अकेली टेंडेंसी नहीं होगी, ये अकेली टेंडेंसी डिसाइड नहीं करेगी स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। एक और टेंडेंसी है दैट इज टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, और ये एनर्जी वाला फैक्टर और वो रैंडमनेस वाला फैक्टर साइमल्टेनियसली डिसाइड करेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो सेकेंड टेंडेंसी हम डिस्कस करेंगे अब, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। तो डे टू डे लाइफ के ऑब्जर्वेशन से ही शुरू करते हैं। डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेशन ये है कि क्लासरूम में अगर टीचर है तो डिसऑर्डर बिल्कुल कम होगा, स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पे बैठे होंगे। एक मिनट अगर टीचर बाहर जाता है तो पिछले वाला स्टूडेंट आगे, आगे वाला पीछे, रैंडमनेस या डिसऑर्डर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो दिस इज अ फिजिबल प्रोसेस, फिजिबिलिटी है, ये टेंडेंसी है किसी की भी कि रैंडमनेस इंक्रीज होनी है। रैंडमनेस अगर इंक्रीज हो रही है तो साइंटिस्ट ने सोचा प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस। एक और ऑब्जर्वेशन इस केस में कि अगर दो ग्लास बल्ब्स हैं, यहां पे नॉब लगा हुआ है और दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इफ वी ओपन दिस नॉब तो वी विल ऑब्जर्व कि ये वाले गैस मॉलिक्यूल्स उसके बाद यहां पे भी प्रेजेंट मिलेंगे आपको, और दूसरे ये वाले गैस मॉलिक्यूल्स आपको यहां भी प्रेजेंट मिलेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, पहले ये वाले गैस मॉलिक्यूल जिनको मैंने प्लस से रिप्रेजेंट किया है ये यहीं तक कन्फाइंड थे, इनकी रैंडमनेस या डिसऑर्डर कम था। जब आई ओपनड अप दिस नॉब, रैंडमनेस उनकी क्या होगी, डिसऑर्डर क्या होगी, इंक्रीज होगी। और कैसे हुई, ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, फिजिबल प्रोसेस है ये, अपने आप से रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, दिस इज नेचुरली। सो साइंटिस्ट ने ये जो डे टू डे ऑब्जर्वेशन है इससे ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस, अब केमिस्ट्री में लगा रहा है वही वाला कंसेप्ट, कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रैंडमनेस प्रोडक्ट्स की ज्यादा है, दे शुड बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आई। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो स्पॉन्टेनियसली होते हैं बट स्टिल उसमें रैंडमनेस इंक्रीज नहीं हो रही होती, उसमें रैंडमनेस डिक्रीज हो रही होती है। जैसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस दैट मींस गैस का बन गया लिक्विड, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियसली हो सकता है कि गैस का लिक्विड बने। गैस से लिक्विड स्पॉन्टेनियसली बन रहा है, गैस की रैंडमनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, लिक्विड की रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड।
सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड बनना एट सर्टेन टेम्परेचर, जो कि स्पॉन्टेनियसली हो सकता है। लिक्विड का सॉलिड बनना क्या हुआ, रैंडमनेस जो है यहां पे डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, रैंडमनेस हैज डिक्रीज्ड। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है दैट इज मोर, सॉलिड्स में दे आर कन्फाइंड टू सर्टेन लेटेस्ट पॉइंट्स, तो सॉलिड्स की रैंडमनेस कम है, इसमें रैंडमनेस ज्यादा है। और ये दो प्रोसेसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, इसमें रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियसली अकरिंग। सो ये भी एक लिमिटेशन आ जाती है इसमें कि ऑल दोज प्रोसेसेस जिसमें रैंडमनेस इंक्रीज होगी, या ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस जिसमें रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो both of these tendencies, tendency to acquire minimum energy and tendency to acquire maximum randomness, resultant of these two tendencies will give the driving force and is the driving force behind the spontaneous process. और इन दोनों को इनकॉर्पोरेट किया गया है थर्मोडायनेमिक्स में एक और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की हेल्प से, एंड दैट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज G, which is Gibbs free energy. But before discussing Gibbs free energy, we will discuss this randomness, which is also known as entropy. We will discuss entropy क्या होती है, entropy represented by S is the degree of randomness or disorder. This is degree of randomness or disorder. So now entropy change can be calculated, delta S अगर निकालना है, that will be equal to summation of entropies of the products minus summation of entropies of the reactants, and it is also a state function. entropy जो है that is a state function because इसका जो change आ रहा है entropy में that will depend only on the initial and the final state, और कैसे वो प्रोसेस हुआ है, उसने पाथ कौन सा फॉलो किया है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है. Therefore entropy is a state function. It can be calculated with the help of this formula, summation of entropies of the products minus summation of entropies of the reactants. There is another an important formula from which we can calculate the entropy change, and that is equal to Q reversible isothermal upon the temperature T. So entropy change is equal to the amount of heat absorbed or evolved by a system reversibly and isothermally divided by the temperature in kelvins at which this process is taking place. So delta S कैसे लिख सकते हैं, देखिए delta S can also be calculated with the help of this formula, Q reversible isothermal divided by the temperature T in kelvins. Q reversible isothermal क्या है? This is the amount of heat evolved or absorbed by the system isothermally and reversibly divided by the temperature in kelvins जिस पे वो heat absorb हो रही है या heat evolve हो रही है. Next is entropy changes during phase transformations. Phase transformations or phase transitions. First is entropy of fusion. Entropy of fusion, fusion आपको पता है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना.
एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी चेंज जब एक मोल सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. सो entropy of fusion is the entropy change which takes place when 1 mole of solid gets converted into 1 mole of the liquid at its melting point, and this is equal to entropy of fusion is equal to delta H fusion upon the melting point of that solid. Delta H fusion क्या है? Enthalpy of fusion, which we have already discussed. So delta S fusion is equal to delta H fusion upon Tm. This is first entropy of fusion. Second is entropy of vaporization. So entropy of vaporization क्या है? It is the entropy change when 1 mole of liquid gets converted into vapors at its boiling point. So entropy of vaporization is the entropy change जब एक मोल लिक्विड अपनी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है at its boiling point, and it is equal to delta S vaporization जो है that is equal to delta H vaporization upon the boiling point, क्योंकि vaporization किस टेम्परेचर पे होनी है? Boiling point of that liquid पे. So delta S vaporization is equal to delta H vaporization upon Tb. Delta H vaporization is the enthalpy of vaporization and Tb is the boiling point of that particular liquid जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Third is entropy of sublimation. Entropy of sublimation. Now this is the entropy change when 1 mole of solid gets directly converted into its vapors at the temperature below its melting point. So ये वो entropy change है which takes place जब एक मोल solid का directly vapors में change हो जाता है at a temperature below its melting point, and this entropy of sublimation जो है that is equal to delta H sublimation upon the temperature जिस पे वो चीज sublime कर रही है, and this T will be less than the melting point of that particular liquid, particular solid. So delta H sublimation is equal to delta H sublimation upon T. So these were the entropy changes during phase transformation. Next हमने वो thermodynamic quantity करनी है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि ऐसी thermodynamic quantity which tells us about the spontaneity of the process. प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, वो वाली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी क्या होती है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय G and is equal to free energy. Earlier it was called Gibbs free energy, now it is called only the free energy. So what is this G? Gibbs free energy. Gibbs free energy सबसे पहले simple definition इसकी कि Gibbs free energy represented by G is that thermodynamic quantity, ये वो thermodynamic quantity है which tells us that the process will be spontaneous or will it be non-spontaneous, and it is represented by G and is equal to H minus Ts. अब देखिए H क्या है? दिस इज द एंथैल्पी, हीट कंटेंट. S क्या है? एंट्रोपी which takes into account the randomness. T is the temperature in kelvins. स्टेट 1 पे देखें और प्रोसेस हम आइसोथर्मल कंसीडर करें. स्टेट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग G को क्या लिखेंगे? G will be written as G1, H will be written as H1 minus T S1. This is corresponding to state 1, the value of G. मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसेस हुआ है which is isothermal process
आइसोथर्मल है दैट मीन्स टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, T है तो T ही लिखना पड़ेगा उसमें। तो सेकेंड स्टेट में लिखें हम G2 is equal to H2 minus TS2। What is the change in the Gibbs free energy? कैसे निकलेगा, this minus this, तो subtract करें अगर तो this will be G2 minus G1 is equal to H2 minus H1 minus T S2 minus S1। So G2 minus G1 is equal to change in the Gibbs free energy represented by delta G. H2 minus H1 is enthalpy change represented by delta H. S2 minus S1 is the entropy change represented by delta S. This is another equation which gives us the value of Gibbs free energy change या free energy change is equal to delta H minus T delta S. Delta H is the enthalpy change, delta S is the entropy change, and this equation is known as Gibbs-Helmholtz equation. So this is Gibbs-Helmholtz equation जो हमें delta G की वैल्यू बता सकता है from the values of enthalpy change, that is energy factor, and the randomness factor which is also known as entropy. Now this Gibbs free energy change जो है delta G जो है that is actually the free energy। हम कहते हैं free energy क्यों यूज कर रहे हैं बारी बारी, इसको Gibbs free energy या free energy क्यों कहा जाता है, because this is the energy available with the system which can be converted into the useful work। अब काम दो तरह का हो सकता है, देखिए एक तो एक्सपेंशन वर्क है जो मैकेनिकल वर्क है, दैट इज नॉट यूजफुल वर्क, दैट इज नॉट कंसिडर्ड द यूजफुल वर्क। लेकिन जो दूसरा, अगर आप हीट देते हो किसी सिस्टम को, दो तरह से देखिए यूटिलाइज हो सकती है हीट। एक तो एक्सपेंशन करवाने में, पिस्टन को एक्सपैंड करने में, दैट इज द मैकेनिकल वर्क, दैट इज द नॉन यूजफुल वर्क। एक जो हीट है वो इंक्रीज कर सकती है उसकी इंटरनल एनर्जी, दैट विल बी दी यूजफुल वर्क। तो दैट मीन्स दो तरह का काम हो सकता है, एक यूजफुल एक नॉन यूजफुल। जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आता है दैट इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क, मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। So we can also define the Gibbs free energy as the energy which is available with the system which can be converted into the useful work. So Gibbs free energy is the free energy available with the system which can be converted into the useful work. जो चेंज आएगा गिब्स फ्री एनर्जी में दैट इज माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू द वर्क यूजफुल परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, वो डिराइव करना है। देखिए मैथमेटिकल कैसे डेरिवेशन है इसकी, आपको पता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ दिस क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। Now this is, if this is expansion work, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, Q is equal to delta E plus W if this is considered as expansion work. Now work जो है that is of two types, मैंने अभी आपको बताया work दो तरह का है, एक work useful एक work non useful। तो Q is equal to delta E plus work non useful and work useful। So this work non useful क्या है, this is expansion work, this is mechanical work which is equal to P delta V and plus work useful। Now we know that this delta E plus delta P delta V is equal to delta H. Delta H is equal to delta E plus P delta V.
Now we will put the value of delta H instead of delta E plus P delta V. So this equation will be Q is equal to delta H plus work useful. We also know that डेल्टा एस क्या होता है, देखिए डेल्टा एस जो है दैट इज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. दैट मीन्स क्यू को आप क्या लिख सकते हो, क्यू कैन बी रिटन एज टी इंटू डेल्टा एस. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्यू कैन बी रिटन एज टी डेल्टा एस. तो क्यू को लिखते हैं हम टी डेल्टा एस, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस वर्क यूजफुल. Now from this we will calculate first of all work useful क्या आ रहा है, work useful जो है that is equal to T delta S minus delta H. आपको एक चीज पता है अभी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से कि डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा G. तो इसको -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट यू गेट हेयर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, दिस विल बी माइनस वर्क यूजफुल इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. अब डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S आपको पता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा G एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वर्क यूजफुल. Therefore this can be written as that minus delta G is equal to work useful. Minus delta G is equal to work useful. That means from here now you can say that the decrease in the Gibbs free energy, this is the decrease in the Gibbs free energy, is equal to the maximum useful work that can be performed by the system. देखिए एक बार कैसे किया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं शुरू किया यहाँ पे. डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा E माइनस डब्ल्यू. अगर एक्सपेंशन वर्क है तो W हैज टू बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लिया, एक्सपेंशन वर्क कंसीडर किया तो माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू दैट विल बी प्लस डब्ल्यू. क्यू इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डब्ल्यू. वर्क को मैंने डिवाइड किया, दो तरह के वर्क्स हो रहे हैं, वर्क नॉन यूजफुल एंड वर्क यूजफुल. जो वर्क नॉन यूजफुल है दैट इज द मैकेनिकल वर्क विच इज इक्वल टू P डेल्टा V. So it will be Q is equal to delta E plus work non useful that is P delta V plus work useful. और ये हमें पता है कि डेल्टा E plus P delta V होता है इक्वल टू डेल्टा H. तो डेल्टा E plus P delta V की जगह हमने डाला डेल्टा H, तो Q is equal to delta H plus work useful. Now we know that delta S is equal to Q upon T. So Q will be equal to T delta S. तो यहाँ डाल दिया Q की जगह T delta S is equal to delta H plus work useful. work useful निकाला मैंने, that is T delta S minus delta H, -1 से मल्टीप्लाई किया, this came out to be delta H minus T delta S is equal to minus work useful. Minus work useful is equal to delta G because from Gibbs Helmholtz equation we know that delta H minus T delta S is equal to delta G. इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो we got that minus delta G is equal to work useful, that is decrease in the Gibbs free energy is equal to the maximum useful work which can be performed by the system. Next topic is spontaneity in terms of delta G. That is spontaneity in terms of free energy change for the system. But before discussing this spontaneity in terms of delta G, हम डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्टेनिटी जो है प्रोसेस की वो एंट्रोपी चेंज टोटल पे कैसे डिपेंड करती है. डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस टोटल जो है एंट्रोपी चेंज टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स.
अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा एस टोटल should be greater than 0. That is, if delta S total is greater than 0, then the process is spontaneous. It will be a feasible process. And if delta S total is equal to 0, then the process is in equilibrium. And if delta S total is less than 0, then the process is non-spontaneous. तो डेल्टा एस टोटल की टर्म्स में डेल्टा एस टोटल होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, और डेल्टा एस टोटल की टर्म्स में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, दैट कैन बी calculated, that can be found out with the help of the magnitude. उसका जो साइन है, अगर delta S total is greater than 0, अगर delta S total is positive, then the process is spontaneous. If delta S total is 0, then the process is in equilibrium. और अगर delta S total is less than 0, negative है अगर ये, तो then the process will be non-spontaneous. So अब हम आएंगे spontaneity in terms of delta G पे. So we will start with delta S total is equal to delta S for the system plus delta S for the surroundings. और इसके बाद हम ये मानेंगे कि अगर सिस्टम इज लूजिंग द हीट, क्यों अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम लूज कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस. सो अगर सिस्टम क्यों अमाउंट ऑफ हीट लूज कर रहा है तो सिस्टम के रिस्पेक्टिवली उसका साइन क्या होना चाहिए, दैट विल बी नेगेटिव. और अगर सिस्टम क्यों अमाउंट ऑफ हीट लूज कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर तो सराउंडिंग्स उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को गेन करेगी. सो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स उसका साइन क्या होना चाहिए, that will be positive. So we know that delta S total is equal to delta S system plus with respect to surroundings delta S can be written as Q surroundings upon the temperature. अब मैंने कहा कि अगर सिस्टम इज लूजिंग क्यू अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, देन सराउंडिंग्स जो हैं दे विल गेन, सराउंडिंग्स जो हैं दे विल गेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस एंड क्यूपी सराउंडिंग्स शुड बी इक्वल टू माइनस क्यूपी सिस्टम. तो ये चीज आपने यहां पे आगे माइंड में रखनी है कि इसके बाद मैं कह रहा हूं कि इफ द सिस्टम इज लूजिंग क्यू अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, देन सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी गेन्ड बाय द सराउंडिंग्स. सो वी कैन से दैट क्यूपी सराउंडिंग्स, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस absorbed by the surroundings will be equal to minus QP system, that is Q amount of heat lost by the system at constant pressure conditions. So instead of this surroundings, Q surroundings, we can write minus Q system because मैंने इसको सिस्टम की फॉर्म में लेके आना है. दोनों यहाँ पे जो टर्म्स हैं इसको सिस्टम की फॉर्म में लेके आना है दोनों टर्म्स को. So it will be delta S total is equal to delta S system and constant pressure conditions पे if system is losing Q amount of heat, then Q surroundings या QP surroundings can be written as minus QP system upon the temperature T. Now if we multiply this throughout by T, then this will become T delta S total is equal to T delta S system minus QP system.
and we know that the amount of heat lost or gained by the system at constant pressure conditions is equal to delta H. So this can be written as QP system can be written as delta H for the system. So writing it as T delta S total is equal to T delta S system, and this will be QP can be written as delta H enthalpy change for the system. So this will be minus delta H for the system. So now we know that delta H minus T delta S, that is delta G. तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S लाने के लिए इसको मैं -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा. सो इट विल बी minus T delta S total is equal to delta H minus T delta S for the system. So this will be minus T delta S total is equal to delta G, and from this equation हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस के बारे में पता लगा सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हमें यह पता है कि डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? दैट शुड बी नेगेटिव, बिकॉज यहां पे माइनस लगा हुआ है. तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो फर्स्ट रिजल्ट जो यहां से निकलता है, देखिए, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सेकेंड, डेल्टा जी शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बिकॉज अगर डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो, जो अभी हमने स्टार्टिंग में इसमें किया कि डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगा हुआ है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. थर्ड रिजल्ट, मेन रिजल्ट इन दिस विल बी डेल्टा एस टोटल अगर जीरो है तो डेल्टा जी विल ऑल्सो बी जीरो, और डेल्टा एस टोटल वॉज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम. सो डेल्टा जी अगर जीरो है तो प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम. So these are the three main results from which we can come to know about the spontaneity of the process. डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है या फ्री एनर्जी चेंज जो है, अगर वो नेगेटिव होगी, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम. So these three results are very, very important in order to calculate, in order to know about the spontaneity of the process. Next is effect of temperature. So next topic is effect of temperature on the spontaneity of the process, on the spontaneity of the process. तो टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करने के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा और उसमें डेल्टा जी की वैल्यूज को डिस्कस करूंगा कि डेल्टा जी नेगेटिव किस केस में आ रहा है, पॉजिटिव किस केस में आ रहा है. डेल्टा जी वी नो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. द फर्स्ट केस, इसमें मैं ले रहा हूं कि अगर डेल्टा एच इज नेगेटिव, if delta H is negative,
डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा वो डेल्टा जी को क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो वो डेल्टा जी को नेगेटिव बना रहा है, दैट मीन्स वो प्रोसेस को स्पॉन्टेनिटी की तरफ को लेके जा रहा है। दैट मीन्स आई विल से दैट डेल्टा एच अगर नेगेटिव है सो दिस इज अ फेवरेबल फैक्टर, सो दिस इज फेवरेबल। और अगर डेल्टा एस इज पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन जीरो, तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, बाहर है नेगेटिव, तो ये डेल्टा जी को क्या बनाएगा, दिस विल ऑल्सो मेक डेल्टा जी नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो फेवरेबल, दैट इज ऑल्सो मेकिंग द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। सो अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो चाहे जो मर्जी टेम्परेचर कंडीशन हो, process will be spontaneous, delta G will be negative, so process will be spontaneous. So this is the first case, that if delta H is favorable, that is delta H is negative, and delta S is also favorable, that is it is positive, then delta G will be negative under all the temperature conditions, and the process will be spontaneous under all the temperature conditions. Second factor, second case, if delta H is positive, और delta H अगर positive होगा तो that will be unfavorable, that will not be making the process spontaneous, so this is unfavorable. And if delta S is negative, डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगा, बाहर नेगेटिव है, डेल्टा जी को ये पॉजिटिव बनाएगा, तो डेल्टा एस का नेगेटिव होने का मीनिंग क्या हो गया कि डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो इट विल बी अनफेवरेबल, इट विल बी अनफेवरेबल एंड इट विल मेक डेल्टा जी पॉजिटिव, द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर ऑल द टेम्परेचर कंडीशंस. So this is the second case. If delta H is positive, unfavorable, delta S is negative, that is also unfavorable, so delta G will be positive, process will be non-spontaneous, चाहे T temperature जो मर्जी हो. Third is, if delta H is negative, so it will be favorable. और डेल्टा एच नेगेटिव कौन से प्रोसेसेस के लिए होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो इट इज फेवरेबल एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट विल बी इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. एंड इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव, इसको मैं अनफेवरेबल ले रहा हूं, इसमें ये फेवरेबल, एंथैल्पी चेंज इज फेवरेबल, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज अनफेवरेबल. अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस किन कंडीशंस पे हो सकता है, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए फेवरेबल फैक्टर बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू अनफेवरेबल फैक्टर. सो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है इस केस में जिसमें डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस. फेवरेबल का मैग्नीट्यूड, फेवरेबल फैक्टर का मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर. सो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, इफ डेल्टा एच फेवरेबल फैक्टर इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस. सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस व्हेन द टेम्परेचर कंडीशंस आर वेरी लो. डेल्टा एच डोमिनेट कब करेगा टी डेल्टा एस के ऊपर, डोमिनेट तब करेगा अगर टी की वैल्यू इज वेरी स्मॉल, अगर टेम्परेचर कंडीशंस आर वेरी लो. सो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, क्योंकि ये जो केस लिया मैंने, दिस इज अ केस फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर कंडीशंस. और ऐसे वाला केस जिसमें डेल्टा एच ने ड्राइव किया प्रोसेस को स्पॉन्टेनिटी की तरफ, delta H has driven the process towards spontaneity. So these type of processes are also known as enthalpy driven processes. So this is a case of enthalpy driven process, and this is a case of exothermic process, and exothermic processes delta H जिनके लिए negative है are spontaneous at low temperature conditions. Next case is fourth case.
and in that case I am taking this delta H as unfavorable. This is positive, and positive किन के लिए होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए, and this is unfavorable. और दूसरा वाला मैं लूंगा फेवरेबल फैक्टर, और डेल्टा एस को फेवरेबल बनाने के लिए आई विल टेक इट एज पॉजिटिव, so दिस इज फेवरेबल. अब इस केस में डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है इस प्रोसेस में, इस केस में. तो डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा? जब फेवरेबल फैक्टर बड़ा होगा एज कंपेयर टू अनफेवरेबल फैक्टर. तो इस केस में डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? डेल्टा जी विल बी नेगेटिव इफ टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच. दैट मीन्स इस केस में जो फेवरेबल फैक्टर है दैट शुड बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू अनफेवरेबल फैक्टर, दैट इज एंथैल्पी फैक्टर. और दैट मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जिनके लिए डेल्टा एच इज पॉजिटिव आर स्पॉन्टेनियस, उनके लिए डेल्टा जी नेगेटिव कब आ रहा है? व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई. टी डेल्टा एस बड़ा कब होगा डेल्टा एच से? जब टेम्परेचर इज हाई. T should be very high, and in endothermic processes they are spontaneous under high temperature conditions, and इसमें T delta S ने process को drive किया towards the spontaneity. So this is also known as entropy driven process. So these four cases are very very important. ये चारों cases आपको पता होने चाहिए, इनके basis पे multiple choices में काफी questions आ जाते हैं. एक बार फिर से देखिए, रिकलेक्ट करते हैं इसको. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. फर्स्ट केस मैंने लिया कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, तो बाहर यहाँ पे नेगेटिव है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब है कि डेल्टा जी को वो नेगेटिव बनाएगा. देयरफॉर प्रोसेस ऐसी कंडीशंस में विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर चाहे जो मर्जी हो. सेकेंड फैक्टर, सेकेंड केस इज कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है अनफेवरेबल, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है दैट इज ऑल्सो अनफेवरेबल. डेल्टा जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे जो मर्जी टेम्परेचर ले लीजिए आप, टेम्परेचर जो मर्जी हो, प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. थर्ड केस, दिस इज एंथैल्पी ड्रिवन वाला केस है, एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस है. डेल्टा एच इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एस इज नेगेटिव, अनफेवरेबल. और इस केस में डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? व्हेन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा. ये कब होगा? जब टेम्परेचर कंडीशंस आर वेरी लो. फोर्थ केस, डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस, अनफेवरेबल फैक्टर हो गया ये, और डेल्टा एस इज पॉजिटिव, दिस इज फेवरेबल फैक्टर. इस केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा? डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? when T delta S favorable factor is greater than delta H. This is also known as entropy driven process, and endothermic processes are spontaneous at high temperature conditions. So this was effect of temperature on the spontaneity of the process. Next topic is delta G naught and its relation with K, equilibrium constant K. First of all, फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू समीशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. So this is the formula you have to remember, that delta G naught is equal to summation of standard free energy formations of the products minus standard free energy of formations of the reactants. Standard free energy of formation क्या होता है? Standard free energy of formation of a compound is defined as the free energy change which takes place when 1 mole of a compound is formed from its stable
एलिमेंट्स। तो जब एक मोल किसी कंपाउंड का बनता है फ्रॉम इट्स स्टेबल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो उस एक मोल के बनते हुए जितनी फ्री एनर्जी चेंज होती है उस प्रोसेस में, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. And it is a convention that standard free energy of formation for a pure element is taken as 0. That means O2 के लिए standard free energy of formation will be 0, N2 के लिए it will be 0, carbon solid है उसके लिए it will be 0, O3 के लिए it will be 0. For pure elements, standard free energy of formation for pure elements is taken as 0. This is a convention. Next, delta G का relation, delta G naught का relation with equilibrium constant. Delta G is equal to delta G naught plus RT log of Q. We will start with this relation that Gibbs free energy is equal to Gibbs free energy change is equal to Gibbs free energy change, standard Gibbs free energy change, plus R is gas constant, this is temperature in Kelvin, this is log of Q. Q is the reaction quotient. Q is the reaction quotient. Reaction quotient क्या होता है? Reaction quotient है जैसे ये reaction है कोई AA plus BB, this is a reversible reaction and there is formation of CC plus DD. तो जो ये products की concentrations हैं divided by reactants की जो concentrations हैं, इनका जो रेशियो है रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये जो रेशियो है, दिस रेशियो एट द पॉइंट अदर देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नोन एज द रिएक्शन कोएफिशिएंट, और यही वाला रेशियो एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नोन एज की. सेम रेशियो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, and this ratio, same ratio at the point other than the equilibrium point is known as reaction quotient represented by Q. So here we are taking RT log of Q at equilibrium. At equilibrium delta G will be 0. So this equation will be reduced to delta G naught is equal to, अगर इसको यहां ले आए या फिर उसको यहां लेके आए, माइनस RT log of Q, but Q will be at equilibrium, Q will be equal to K, and if we change this log, natural log, into log to the base 10, it will be minus 2.303 RT log of K, and this is also very important formula on which there can be numericals in the AIEEE examination. The delta G naught is equal to minus 2.303 RT log of K. K is the equilibrium constant. Next is